आज जो है आपका क्लास चलेगा वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का ही एक पार्ट चल रहा था, जिसमें हम लोग कल प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को हम लोगों ने देखा था पूरा क्लास में। ठीक है, अब उसी का एक कड़ी आगे है, क्योंकि हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे। इंडिफरेंस कर्व में बीपीएससी का क्वेश्चन देखा गया है कि एक दो बार वो डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व यह पूछा गया है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग उस चैप्टर को आज हम लोग देखते हैं। हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन था वो हम लोग देख लिए प्राइस। ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसी कड़ी में एक आगे सवाल है जो कि पूरा डीप सवाल है, थोड़ा पूछा गया था, है ना। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र में बीपीएससी 2 बार पूछ चुकी है सवाल इसे, है ना। इसमें है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, क्वेश्चन ही है यह, विथ द हेल्प ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व। यानी कहता है कि उदासीनता वक्र की सहायता से, है ना, मांग रेखा की व्युत्पत्ति को बताइए। ठीक है, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, कई पुस्तक में तटस्थता लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तटस्थता वक्र की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति करें, व्युत्पत्ति करें, यही है सवाल है आपका, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वह डेरिवेशन होता है डिमांड कर्व के लिए, और उसके बाद ये फिर इसको हम लोग थ्योरी से, डायग्राम से करते हैं। देखिए, क्योंकि जो जब भी डिमांड थ्योरी हम लोग जो पढ़ रहे थे अब तक, तो हम लोगों ने मार्सेलियन अप्रोच में देखा था कि मार्शल साहब जो यूटिलिटी की बात करते थे, उसमें यूटिलिटी में उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंज्यूमर है, उसके पास एक बजट दिया हुआ है, तो वह अपने निर्धारित बजट से 2 वस्तुओं का चयन करता है और उस दोनों वस्तुओं का एक इस तरह से संयोग बनाता है, एक बंडल बनाता है कि हर वस्तुओं से उसे प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी MUX जो है वह क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। तो आपने देखा था कि मार्सेलियन कंपैरेटिव, देखिए कैसे पता चलता है। यहाँ मार्सेलियन अप्रोच था। मार्सेलियन अप्रोच में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है किसी का, तो MUX, है ना, बराबर 0 होनी चाहिए। तब होता है, सिंगल गुड्स के लिए था, सिंगल गुड्स के लिए था, पूरा पूरा बता रहे हैं। दूसरा में था, उसने इक्विलिब्रियम अगर गेन होती है, तो कहा कि अगर पेमेंट होता है, अगर नेचुरल गुड्स है, तो ठीक है, आप पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ रहा है, रोटी खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, प्यास बुझ रहा है, अगर MU बराबर 0 हो गया तो आपका वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कहा कि अगर अगर आप पेमेंट करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बराबर अगर PX हो गया तो आपका भी वहां भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है, मान ले PX का मतलब हुआ एक वस्तु है, उसकी यूटिलिटी है, मार्जिनल और दोनों इक्वल हुआ तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया मनी के, मनी के आधार पर हो गया, यानी कि आपका प्राइस एक्स दिया हुआ है, यानी प्राइस गिवन है, तब हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था, क्योंकि ये लॉ जो लागू हुआ था, ये हुआ था LDMU में, है ना, बताए थे आपको, पढ़ाया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर ये हुआ था। दूसरा उसने कहा कि अगर पेमेंट करते हैं आप, तो कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का भुगतान तभी करता है जब उस वस्तु से प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी MUX और उसकी उसकी अदा की गई कीमत दोनों बराबर हो जाती है, तब वो उसको अदा करता है या खरीदता है, और तब समझता है कि हमको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल चुकी है, हम पूर्ण सैटिस्फैक्शन या परफेक्ट जो है हम सेटिस्फैक्शन में आ चुके हैं। तो ये आपका था। अगर 2 वस्तुएं लेता है वह, अगर इक्वी मार्जिनल के आधार पर अगर हम लोग करते हैं, तो वहां पर हमने क्या देखा, कहा कि अगर 2 वस्तु का चयन करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इक्वल्स टू होगा PX बटा PY इक्वल्स टू होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बाय PM। ये आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपका था क्या, EMU थ्योरी में था। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब इतनी सिद्धांत बनी मार्सेलियन अप्रोच में यूटिलिटी के थ्योरी पर, तो उसके बाद फिर इसकी क्रिटिसाइज होने लगा, कहा कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि उपभोक्ता X वस्तु को भी पसंद कर रहा है, Y को भी पसंद कर रहा है, और मुद्रा के जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वह उसको देख रहा है, तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा तो होता नहीं है। तब उसने कहा, तब इनका विरोध करने के बाद हिक्सियन अप्रोच आया।
तो हिक्स साहब ने जन्म दिया इंडिफरेंस कर्व को। उसने कहा तटस्थता वक्र सिद्धांत लाया। तो यहां भी हम लोग क्या करते हैं, एलडीएमयू से डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व करते हैं और ईएमयू से भी डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व करते हैं। तो आईसी कर्व में उसने क्या कहा कि जब कोई उपभोक्ता अपने दिए गए सीमित संसाधन से अर्थात अपने बजट लाइन से, बजट कॉन्स्ट्रेंट से किसी दो वस्तु का जब चयन करता है तो दोनों वस्तुओं का इस प्रकार से संयोग बनाता है कि हर कॉम्बिनेशन में प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसकी समान होती है। अब चाहे ए बंडल बनाए, बी बनाए, सी बनाए, डी बनाए, तो चूंकि सभी में समान उपयोगिता, समान मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, तो उपभोक्ता क्या होता है, सभी संयोग के प्रति तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अर्थात उसको कहना है कि मुझे ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, 2 आम दे दो, 2 केले दे दो, 2 आम दो, 2 ऑरेंज दे दो, 3 आम दो या 1 सेब दे दो, कुछ भी कॉम्बिनेशन दो, हमको समान संतुष्टि मिलने जा रहा है। तो इसीलिए कहा, हिक्स ने कहा कि वह तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना। और उसने इसको इक्विलिटी के आधार पर इक्विलिब्रियम को परिभाषित किया और बता दिया आपको जो कि डायग्राम से हम लोगों ने देखा था। अब जो है, चूंकि इसने कहा कि ठीक है भाई, आप कहते हैं कि तटस्थ है, इंडिफरेंस कर्व का आपने प्रोपाउंडेड कर दिया, दुनिया भी एडॉप्ट कर ली आईसी कर्व की सहायता से, तो लेकिन आप ये बता दीजिए कि इसमें डिमांड का लॉ कहां लागू होता है। जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो क्लासिकल बना है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये कहां कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आज उसी के क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसने साबित किया कि नहीं, आईसी कर्व के सहायता से भी लॉ ऑफ डिमांड प्रूव होता है। आखिर मूल तो सिद्धांत वही है जो मार्शल साहब 1776 में ही देकर चले गए थे, मूल सिद्धांत वही है। उस सिद्धांत को प्रूव करके बताई, तब इसने प्रूव किया और बताया। इसने कहा कि इंडिफरेंट तो होता है, लेकिन डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व भी प्रूव होता है। इससे भी जो है एक थ्योरम निकल कर आता है। यहां तक लिख लिया आप लोग। तो देखिए, मार्शल साहब, आप देखे होंगे कि 2 वर्ड आई थी वहां पर। हमने जब पढ़ाया था इंडिफरेंस कर्व प्राइस इफेक्ट में, तो प्राइस इफेक्ट में हमने देखा था कि एक वर्ड आई थी पीसीसी, इसको बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है कीमत उपभोग वक्र। इसका डिफिनेशन क्या लिखा है, लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑफ आईसी। आईसी में जितना भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको मिला देते हैं, है ना, ड्यू टू चेंज इन प्राइस के बदलने के कारण, ठीक है ना। लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ आईसी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये हम लोग पीसीसी की बात कर रहे थे। तो अब आता है कि यहां पर 3 तरह का सवाल आपको आ सकता है। सवाल पहला आ सकता है कि पीसीसी से डेरिवेट कीजिए, डेरिवेशन, है ना, पीसीसी से डेरिवेट कीजिए डिमांड कर्व को, डीसी को, डिमांड कर्व को। दूसरा आएगा कि बजट कॉन्स्टेंट से, हम लिखा देते हैं अभी सबका क्वेश्चन में, बजट कॉन्स्टेंट से, है ना, डेरिवेट कीजिए डिमांड कर्व को। और तीसरा आएगा आईसी से डेरिवेट कीजिए डिमांड कर्व। ये तीनों अगर आ जाता है तो आंसर 1 होगा, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। ये है बजट कांस्टेंट, बजट कांस्टेंट से डेरिवेट कीजिए डीसी यानी डिमांड कर्व को, ठीक है। और आईसी से डेरिवेट कीजिए डिमांड कर्व को। ये तीनों अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर इसका 1 होगा, जो अभी आज आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये उपभोग वक्र क्या है हमारा, उपभोग कीमत उपभोग वक्र है कि जो भी मूल्य में परिवर्तन होने पर जो अलग अलग बिंदु पर संतुलन बनता है उपभोक्ता का न्यू बजट कांस्टेंट लाइन पर, वह को अगर उस रेखा को, उस बिंदु को, सारे बिंदु को हम जोड़ देते हैं तो हमारा पीसीसी बनता है। अभी हम डायग्राम से इसको, पुराने बच्चे तो समझ ही रहे होंगे, नए वाले को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन समझ जाइए, देखिए हो जाएगा सब ठीक। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विथ पीसीसी या आईसी या बजट कॉन्स्टेंट। देखिए वो एक्स रेखा है, आपने इस पर एक्स कमोडिटी को लिया है, आपने गुड्स एक्स को लिया है और इसमें आपने गुड्स वाई को लिया है, ठीक है। अब आपके पास जो एक बजट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक बजट रेखा अर्थात कीमत रेखा आपके पास ए बी दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ए बी रेखा पर आप जो आपका प्राइस लाइन दिया हुआ है, आप या तो ओबी की मात्रा पूरा का पूरा एक्स गुड पर खर्च करते हैं या वाई पर ओए खर्च करते हैं।
लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, आप एक आईसी के सहायता से आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि नहीं, हम x का x1 मात्रा और y का y1 मात्रा इतना लेंगे, तब हमको ई बिंदु पर हमारा क्या होगा, संतुलन मिलेगा, संतुलन की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो आप इस तरह से लेते हैं। अर्थात एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का संयोग इस प्रकार बनाता है जिसमें x वस्तु की OX1 मात्रा और y वस्तु की y1 मात्रा के संयोग से वह ई बिंदु पर संतुलन को प्राप्त करता है, अर्थात मैक्सिमम संतुष्टि को प्राप्त करता है और मूल्य अदा कर देता है उसका। ये प्राइस लाइन बजट कांस्टेंट, एबी बजट कांस्टेंट के सहायता से। अब होता है कि x वस्तु का कीमत कम हो जाती है, प्राइस चेंज होता है, चेंज इन द प्राइस। तो x वस्तु की जब कीमत कम होगी तो इसकी मात्रा क्या होगी, बोलिए, मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात लेफ्ट या राइट, राइट साइड। चलिए, वेरी गुड। तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ के ये यहां आ जाएगी। ठीक है। अर्थात एक नई बजट रेखा इसको बन जाती है, एक नई बजट रेखा बन जाती है एसी, यानी अब उपभोक्ता के पास बीसी के बराबर नया एरिया मिल जाता है। बीसी के बराबर उपभोक्ता यहां तक तो खरीद बिक्री कर रहा था, खरीद रहा था, यहां तक कंजम्पशन कर रहा था, है ना, ए ओ बी तक। अब उसके पास एक नई एरिया आ जाती है, क्या आता है अब, एओसी, अर्थात इतना पुराने एरिया से इतना नई एरिया, यानी बीसी के बराबर नया एरिया मिल जाता है। तो अर्थात उसकी बजट रेखा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स वस्तु का कीमत घट गया है तो उसकी मात्रा बढ़ा देगा। तो जब भी किसी वस्तु की कीमत घटती है, द फॉल इन प्राइस होता है, तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है, कंज्यूमर का रियल इनकम, वास्तविक आय बढ़ जाती है। अर्थात जो बचत सरप्लस हो रहा था, कंज्यूमर सरप्लस, वह उससे अतिरिक्त उपभोग की वस्तुएं खरीद सकता है वह। अब बाजार जैसे गए, 100 रुपए केजी सेब है आपका, पहला दिन गया, दूसरा दिन गया तो 50 रुपए केजी सेब हो गया, तो आप तो 1 केजी सेब खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और अगर आप 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं, 2 केजी सेब खरीद लीजिए, और नहीं तो जो 50 रुपए बचा उससे अतिरिक्त आप अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति कर लीजिए। इस तरह से आपका चलता है वह। तो कहते हैं, ये हिक्स साहब कहते हैं कि जो अतिरिक्त एरिया बना, अब उपभोक्ता इस बिंदु पर नहीं रहेगा, मात्रा बढ़ाकर वह चला जाएगा इस बिंदु पर। ठीक है ना, मात्रा को बढ़ाकर चला जाएगा नए बजट लाइन पर। जब जाएगा तो आप उसको एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, जिससे कि चूंकि एक्स की मात्रा बढ़ी है तो एक्स की मात्रा बढ़ने के कारण वो यहां आ गया, अर्थात IC2 पर आ जाएगा और नई इक्विलिब्रियम बना लेगा, है ना, जिससे उसके पास जो है एक रेखा ये X2 आप बन जाएगा और इसकी मात्रा को घटाकर Y से Y2 कर देगा। ठीक है, स्वाभाविक है, करना ही करना है, क्योंकि ये सस्ती वस्तु हो गई, क्योंकि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सिद्धांत के आधार पर महंगी वस्तु की जगह पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। तो आपका यहां कहां आ गया, F पर आ गया ये। ठीक है। अब अगर पुनः प्राइस और कम हो जाती है, X वस्तु की और प्राइस कम होता है, X वस्तु का और प्राइस कम होता है, तब क्या होगा, तब फिर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात यह जो है एक नए बजट रेखा पर चला जाएगा। ठीक है, अर्थात ये चला गया आपका डी पर, एडी पर। तो आप देखिए, उपभोक्ता के पास एडी की नया बजट लाइन मिल गया। नया बजट लाइन फाउंडिंग होने के बाद क्या होता है, उसको एक नई इक्विलिब्रियम मिलेगी, एक नई एरिया पे जाएगा और ऊंची तटस्थता वक्र पर वह शिफ्ट कर जाएगा और ऊंची तटस्थता वक्र पर IC3 पर चला गया और यहां पर ये मान लेते हैं के बिंदु पर आ गया। ठीक, तो देखता है कि X2 की मात्रा को बढ़ाकर वह अब उतना ही पैसे में, उतने ही रुपए में X3 कमोडिटी को खरीदता है X का, और Y को घटाकर वह Y3 कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से वह क्या करता है, जो जो वस्तु की कीमत घटती जाती है X वस्तु की कीमत में, तो उसकी मात्रा को वह बढ़ाता जाता है। तो यहां पर क्या डेरिवेट हो रहा है, डेरिवेशन ये हो रहा है कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है ना, और जब इसको रिवर्स कर देंगे, जब वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो उसकी मात्रा घटती जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर ऊपर की ओर चला, क्योंकि यहाँ दो वस्तु को हम लेके चले, अब तो चूंकि प्राइस लाइन इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको अगर कर देते हैं तो प्राइस लाइन जो दिया हुआ है, यहां से हम लोग इसको प्राइस का एक रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कहता है, क्या बताए थे, पीसीसी क्या है, पीसीसी है लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अर्थात देखिए क्या गया, एक संतुलन बिंदु ई आया, दूसरा एफ आया और तीसरा के आया। अगर इस सारे को हम मैच कर दें
तो ये कहलाएगा पीसीसी। इसी को बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये कैसे बना? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स। गुड एक्स के प्राइस में जो चेंज हुआ है ना, उसके कारण से हमारा क्या हुआ, मात्रा बढ़ता गया और सारे इक्विलिब्रियम, एक उपभोक्ता को हर नए बजट लाइन पर एक अलग अलग संतुलन बिंदु की प्राप्ति होती है और उस सारे संतुलन बिंदु को जब हम मिला देते हैं, मैच करते हैं, तो हमें पीसीसी मिल जाता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब आता है कि इसमें डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व कैसे हुआ। एक चीज तो प्रूव हो गया कि भाई जो जो प्राइस कम हो रहा है एक्स वस्तु का, उसकी मात्रा देखते हैं x1 से x2 हो रहा है, x3 हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब इसको डेरिवेट करते हैं। इसको हम पूरा एक नीचे डायग्राम ले रहे हैं। तो हमने यहाँ OX पर x को ले लिया, x गुड्स को ले लिया, और यहां पर हम प्राइस लाइन को ले लेते हैं, यहाँ प्राइस ले लेते हैं, y को नहीं लेते हैं, प्राइस लेते हैं, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ही अपना, तो हम प्राइस को ले रहे हैं। तो प्राइस को ले रहा है, तो प्राइस में हम देखेंगे कि आप देखिए मात्रा क्या है, मात्रा हमारा x, x1, x3 है, तो हूबहू इसकी मात्रा को हम ले लें, यही मात्रा ले रहा है ना, तो यहां से ले लेते हैं और इसकी मात्रा ले लेते हैं, साथ साथ बनाएंगे, ऊपर नीचे बनाएंगे। तो हमने देखा कि ये इतनी मात्रा है, जो ये मात्रा है इसका, ये है आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है। इतनी मात्रा कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्राइस लाइन में चेंज आ रही है, बजट लाइन में चेंज आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप देखेंगे इसकी जो मात्रा है, जो ये है, ठीक है, ये मात्रा है, ये x1 जो मात्रा, ये इतनी प्राइस लेवल पे कर रहा है, इसका इतना पे कर रहा है और इसका इतना पे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डिक्रीजिंग फॉल में दिखा रहा है। तो हम x1 जो मात्रा मांग किया गया, कब मांगे? जब प्राइस ज्यादा था, ऊंचा था, अर्थात इसको प्राइस को हम इस रेंज में यहाँ पर P1 ले लेते हैं, यहाँ पर P1 ले लेते हैं, ये P1 प्राइस हो गया। इसका थोड़ा नीचे है तो इसके नीचे हम P2 प्राइस ले लेते हैं, और इसका थोड़ा और नीचे है तो इसके नीचे हम P3 प्राइस ले लेते हैं। अब इसको मैच करते हैं यहाँ से, फिर इसको मैच करते हैं यहाँ से, और फिर इसको भी मैच करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपका एक बिंदु मिल रहा है, यानी A पर, B पर और C पर। तो आप देखिए क्या प्रूव हुआ कि जब प्राइस P1 था तो मात्रा x1 था, यानी कम था। प्राइस घट के P2 हो गया तो मात्रा बढ़ के OX1 से बढ़कर OX2 हो गया। फिर प्राइस घटकर P3 हो गया तो मात्रा OX2 से बढ़कर OX3 हो गया। अर्थात जो जो कीमत घटता है मात्रा बढ़ता है। अब इसको उलट दीजिए कि अगर कीमत कम है तो मात्रा ज्यादा है, कीमत बढ़ के थोड़ा सा P2 हो गया तो मात्रा घट के OX3 से OX2 हो गया, फिर कीमत P1 हो गया तो मात्रा घट के OX1 हो गया। तो अर्थात क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? क्या कहता है मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड? क्या कहता है मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड? कहता है कि अदर थिंग्स है ना आर बीइंग इक्वल या सेम, द हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। यही तो प्रूव होता है। ये आईसी कर्व और पीसीसी कर्व की सहायता से इसको अगर हम मिला दें तो हमको एक डिमांड रेखा, यानी डिमांड DX, यानी X वस्तु का डिमांड कर्व हमको मिल जाता है यहाँ, ठीक है ना। X वस्तु का डिमांड कर्व मिलता है। और डिमांड कर्व क्या होता है? हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है, उसकी ढाल नकारात्मक होती है, ठीक है ना। अर्थात देखिए नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की ओर कम आ रहा है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व, है ना। तो इस तरह से आपका डिमांड कर्व क्रिएट हो जाती है, आ जाता है, ठीक है ना। बस यही इतना ही इसको करना है। यहां पर हमको पीसीसी, बजट लाइन और आईसी, हाँ एक्स, यही चीज तो है, x1, x2, x3, x1, x2, x3, यही चीज ले लिए ऊपर वाला। और यहां केवल हम यहाँ इधर प्राइस है, इधर गुड्स, x1 लिखिए ना, x2 और x3 यही चीज लिया हुआ है, x1, x2, x3। तो दिस इज द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बता रहा है डाउनवर्ड स्लोप है और प्लस, हाँ नहीं नहीं नहीं, तो देखिए कॉमन हो जाएगा ना, आपको लिखने में मतलब है तो वही चीज, लेकिन लिखने में आपको दिक्कत होगी ना। आप इसका ये लिख रहे हैं कि इसका लिख रहा है, कैसे पता चलेगा? अगर एक के दो बच्चे हैं आपके, दोनों का एक ही नाम रख दीजिए, दोनों दौड़ के आ जाएगा आपके पास, समझ रहे हैं ना। राम बुलाएगा तो दोनों आ जाएगा, श्याम बुलाएगा तो दोनों आ जाएगा। तो नामकरण अलग रखना है। ये तो हम दिखा दिए कि हम यही चीज उठा के लिए है यहाँ से। हम क्यों EF के रखेंगे? क्योंकि ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये इसका टेंजेंट पॉइंट है। डिमांड प्राइस का इसका है, तो दोनों का दो नाम से रखिएगा तब ना आइडिया लगेगा। अब एक लिख दीजिएगा कि ई बिंदु पर बराबर हुआ तो एग्जामिनर यहाँ खोजेगा, यहाँ मिलवे नहीं करेगा। ऐसे वक्त नहीं, ए पर मिला मूल्य और मात्रा, बी पर मिला मूल्य मात्रा, सी पर मिला मूल्य मात्रा, और सबको मिला देते हैं
एक कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमें डिमांड कर्व डी यू एक्स, डिमांड ऑफ एक्स का हमें डेरिवेट हो जाता है, मिल जाता है।